है कि नहीं? बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा चलें ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन ही है, और जो चीज मैंने आज पढ़ानी है वो उससे पहले मैं छोटी सी रिवीजन करा दूं। मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल रिक्वायर्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो फोर्स जो है एक्सेलरेटिंग फोर्स है, वही एक्सेलरेशन कॉज करता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था आपको कि वो बगैर प्रूफ के हमने कोट किया था कि वो v स्क्वायर और r के भी बराबर होती है, वो r ओमेगा स्क्वायर के भी बराबर होती है, और वो m v ओमेगा के भी बराबर होती है, और वो 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर के भी बराबर होती है, और वो फिर क्या कहते हैं m 4 पाई स्क्वायर r f स्क्वायर के भी बराबर होती है। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसके वो v ओमेगा भी है, वो v स्क्वायर ओवर r भी है, वो r ओमेगा स्क्वायर भी है, वो 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर भी है, वो 4 पाई स्क्वायर r f स्क्वायर भी है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 5 डिफरेंट फार्मूले हैं। तो आए जनाब, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी हॉरिजॉन्टल सर्कल, और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बताता हूँ। आप ये वीडियो देखें, ये छोटी सी वीडियो आप देखें। आप मेरे सारे आज के लेक्चर का यही मतलब आप समझें कि होगा, मतलब इट विल रोटेट अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये देखें, ये सामने आई है आपके वीडियो के नहीं? ये बच्ची जो है ये वो मैरी गो राउंड के गिर्द बेचारी गिर गई है। ये देखें, ये क्यों गिरी, क्यों? मैं अगर किसी से क्वेश्चन पूछूं, सर उसने ये हाथ छोड़ वीडियो दिया आप तो गिर गई। नहीं, उस हाथ छोड़कर वो नहीं गिरी है, वो बेचारी अपनी तरफ से उसने होल्ड ऑन किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हुआ। जब स्पीड ऑफ सर रोटेशन उसके इंक्रीज बाइल में हुआ, कुछ नहीं पकड़ा। वो अपने हाथ की ग्रिप से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। वो अपनी हाथ की ग्रिप से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ी तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था वो बढ़ गया। इतना उसके हाथों की ग्रिप उसे प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, उसका जो अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स था वो लिमिटेड था। तो नतीजातन जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बड़ा था, इसलिए वो बेचारी प्रोवाइड नहीं कर सकी अपनी हाथों की ग्रिप से और गिर गई। ठीक है कि नहीं? अब आए जरा एक और मैं आपको दिखाता हूं वीडियो, ये वाली वीडियो जरा देखें आप। ये देखें, ये आपके सामने ये वीडियो आपके सामने आई है कि नहीं? एक इसको पहले गौर से देखें। इसमें एक मिनट है, रोकें से। इसमें टेबल है, एक क्या है, एक टर्न टेबल है, और वो टेबल रोटेट कर रहा है, और आप पूछे देख कहां से रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं आप, टॉप व्यू ले रहे हैं आप, साइड व्यू नहीं ले रहे, साइड से नहीं देख रहे आप, टॉप व्यू ले रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, कैमरा ऊपर लगा हुआ है। अब ये इसको देखें, इसको टेबल को रोटेट करना शुरू करते हैं। इस पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, नोट करेंगे इस पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, और फिर तो दोबारा प्ले करें। देखें, कुछ स्लोली इसको देखें कि यहां से इसके ऊपर एक कॉइन रखा गया, ये टेबल घुमाया, हत्ता कि वो कॉइन गिर गया है। गौर से देखा आपने? दोबारा देखें स्लो मोशन में, ये इसके ऊपर एक कॉइन था, कॉइन आस्ता आस्ता बाहर जा गिरा, कॉइन आस्ता आस्ता बाहर जा गिरा। दोबारा देखें इसको, इस पे कॉइन रखा गया, वो कॉइन, friction between the coin and the table was providing the necessary centripetal force. Friction was limited. As the speed of rotation increased, the coin slipped away because the available centripetal force is आगे चलाएं।
इसी को चलाएं वीडियो को जी। ये वीडियो दोबारा आपके पास आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन्स ऑन अ टर्न टेबल। जी ये देखें, अब उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कॉइन है जिसका मास m है, टेबल का मास m नहीं है, कॉइन का मास m है। वो जो ऊपर ऑरेंज है वो सर्कल, अब ये v उसकी वेलोसिटी वेक्टर है, ये कॉइन यूं रोटेट कर रहा है। अब कॉइन की ये कॉइन की वेलोसिटी v है। कॉइन का दिल है कि मैं सीधा निकल जाऊं, यानी टेंजेंट मूव करूं किसी भी पॉइंट पे, कॉइन का दिल है। लेकिन ये जो रेड फोर्स है, ये रेड फोर्स इज कीपिंग इट टुवर्ड्स द, मतलब इज कीपिंग इट इन अ सर्कल। ये रेड फोर्स जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये, और यही रिजल्टेंट फोर्स है, यही नेट फोर्स है इस वक्त, यही एक्सेलरेटिंग फोर्स है, यही सेंटर की तरफ उसे एक्सेलरेशन कॉज करवा रहा है, और यही उसे एक्सेलरेशन की सेंटर की तरफ फॉल करवा रहा है। मैंने कल बताया था कि when a body moves in a circle we say that it is falling towards the center of the circle, ठीक है, it's falling towards the center of the circle, और इसकी यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड कर। आगे चले जरा, अब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ी, तो ब्लू एरो बढ़ा, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ रही थी, तो एफएस भी बढ़ना शुरू हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। मगर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटेड वैल्यू है, एक खास हद से स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक वक्त आएगा कि कॉइन जो है वो टेंजेंट मूव करता हुआ दूर जा गिरेगा, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द टेबल इज लिमिटेड, एक खास हद तक ही प्रोवाइड कर सकता था। जो ही टर्न टेबल की स्पीड ज्यादा हुई, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, और जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा तो बॉडी जो है वो टेबल से नीचे जा गिरी। अब आप देखें, अब आप एक नई वीडियो देखें जरा, ये वाली, ये नई वीडियो देखें जरा। इसमें देखें, अच्छा ये देखें, मजे की बात है, इसमें 3 कॉइन रखे गए हैं, आप नोट करें, और आपने पूछा गौर से देखना क्या है, कौन सा कॉइन पहले गिरा है। अच्छा, इन तीनों कॉइनों के मास सेम है, तीनों कॉइन के मास क्या है, सेम है, और तीनों कॉइन के में फर्क क्या है, इन तीनों कॉइन्स में आर का फर्क है, रेडियस का फर्क। इन तीनों कॉइन्स में किस किस का फर्क है, रेडियस का फर्क है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं जिससे पूछूं वही मुझे बताए। खतीजा बताएगी, बेटा मुझे बताओ बेटा कि इन तीनों का ओमेगा, ओमेगा के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर ये टेबल घूमता है, ये टेबल जब व्हेन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, देखो ये टेबल घूम रहा है, अब मुझे बताएं व्हेन इट वाज रोटेटिंग, मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स किया है, बेटा ये इसका ओमेगा के बारे में बताएं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या तीनों कॉइन्स की सेम थी? तीनों कॉइन्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या सेम थी? खतीजा आप बताओ बेटा। यस सर, सेम थी। अच्छा ठीक है, खतीजा ने भी जवाब दे दिया और अवैस ने भी बता दिया कि सेम है, ठीक है, ओमेगा सेम है, इनका मास भी सेम है, रेडियस का फर्क है। अच्छा अब ये वीडियो चलाएं जरा, देखें, ये वीडियो चलना शुरू हुई, ये देखें कौन सा कॉइन पहले गिरा है, फिर कौन सा गिरा है, फिर कौन सा गिरा है। अब आए इसे स्लो मोशन में देखें, ये देखें स्लो मोशन में देखें, स्पीड ऑफ रोटेशन आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले कॉइन एट द एज फारिग हुआ है, फिर दूसरा कॉइन फारिग हुआ है, और ये जो सेंटर के करीब था इसने काफी देर होल्ड ऑन किया है। स्पीड ऑफ रोटेशन आस्ता आस्ता इंक्रीज हुई है, बिल आखिर इसने भी कहा जी चलो जी मैं चाहता हूं। बेटा मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं? सर ये दोबारा समझा देना कि एंड पे क्यों गया सबसे। अभी मैंने समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया है बेटा। अब ऐसा मैंने अभी इसकी वजह नहीं बताई बेटा, अभी तक ये वजह नहीं बताई कि ये क्यों गया है, लेकिन आपने सिर्फ देखा कि डेमोन्स्ट्रेशन हुई है कि जो एज पे कॉइन है वो सबसे पहले उड़ के गया है, फिर दूसरे नंबर वाला गया है, और फिर ये बिल्कुल सेंटर के करीब वाला जो है ना, ये स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रही है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, और अब ये जनाब तीसरा भी चला गया, जो सेंटर के करीब था वो भी चला गया। मैंने वजह नहीं बताई, मैंने सिर्फ अभी तक डेमोन्स्ट्रेट किया। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? अच्छा अब शुरू करते हैं बेटा। बात ये होती है, अब मैं उसी टेबल को साइड से दिखा रहा हूं, ये उसके नीचे मोटर लगी हुई है,
वो टेबल यूं यूं घूम रहा है ना, मैं उसको साइड से दिखा रहा हूँ, यानी ये पूरी, फर्ज करें कि ये टेबल है ना, वो जो उसकी डिस्क है टेबल की, ये नीचे इस तरह करके उसके मोटर लगी हुई है जो उसे घुमा रही है, तो मैं अगर बिल्कुल एज इधर साइड से अपनी आंख रखूं तो मुझे तो वो ज़ाहिर है ऐसे इस तरह नजर आएगा। अब उस पर वो कॉइन पड़ा हुआ था, इस कॉइन को मैंने यूं दिखा दिया, इस कॉइन पे फोर्सेस किस तरह लग रहे थे। ये नॉर्मल वेट था इसका mg, जो यूं नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, और ये देखें मार्कर बदलता हूं, ये mg वेट ऐसे एक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है। एक मिनट ठहरें, ये mg वेट इस तरह लग रहा है, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स जो इस तरफ लग रहा है। आप कहेंगे कि सर फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ क्यों लगता है, वो बात मैं आपको बता देता हूं कि जब ये ऊपर से अब टॉप व्यू दिखाता हूं, ये कॉइन यहां पड़ा हुआ था, तो जब टेबल घूमना शुरू हुआ तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कॉइन ने ना अपनी जगह पर रहने की कोशिश की, या अपनी टेंडेंसी उसकी थी कि वो सीधा चला जाए। जब टेबल यूं घूमना शुरू हुआ तो वो सीधा जाने लगा, जब वो सीधा जाने लगा तो एक्चुअली वो सर्कल से अवे मूव कर रहा था, सेंटर से अवे मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन ने उसे इस तरफ को लॉक किया, फ्रिक्शन ने उसे लॉक किया इस तरफ कि भाई नहीं आप अवे मूव ना करें, और यूं इस तरफ रहें, लॉक्ड मोशन करें ये वाली। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो कॉइन की टेंडेंसी थी कि वो बाहर की तरफ मूव करे, आउटर रेडियस, मतलब इस तरह, मतलब जब ये जाहिर है ये पोजीशन पहले इधर आ गई है, तो वो यहां से इधर जाना चाह रहा था, लेकिन ना यहाँ सर आया तो फ्रिक्शन तो 180 डिग्री पे नहीं लगती, मतलब ये बिल्कुल माने, ऑपोजिट नहीं लगती। अच्छा वही मैं बताता हूँ, ये देखो ये टेबल है, ये पॉइंट सेंटर है, ठीक है कि नहीं, ये सेंटर है। अब ये फर्ज करें कि ये पोजीशन है उसकी कॉइन की, और अब आप देखें कि कॉइन अपने नक्शे की वजह से इस तरह जाना चाहता है। अगर कॉइन और टेबल में कोई फ्रिक्शन ना हो तो कॉइन इस तरह चला जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, लेट्स से यहाँ बी पे पहुंची। अब अगर कॉइन जो है वो अगर आप नोट करें तो अगर अगर तो कॉइन लॉक्ड रहता टेबल के साथ तो उसने यहां पहुंचना था इस जगह, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो यहां पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर आप उसको टेबल के परस्पेक्टिव से देखें तो वो प्योरली सेंटर से अवे मूव कर रहा है, टेबल के परस्पेक्टिव से देखें तो वो सेंटर से अवे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसको अपोजिट यूं लॉक करती है इस तरफ। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये देखें ये सही है टेबल सर, है, दोबारा भी एक दफा फिर बना देता हूँ। ये पॉइंट, ये ठीक है, ये एएमएफ वैसे तो बाकियों के लिए बना रहा है, आई नो आपको आपको समझ आ गई। ये देखें इस तरह से, ये उसका ये सर्कल है, ये उसका ये सर्कल। अब अगर कॉइन सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो इधर आ जाएगा, लेकिन अगर अपने नक्शे की वजह से सीधा गया है तो यहां आएगा। तो टेबल के परस्पेक्टिव से, टेबल के परस्पेक्टिव से वो अपने अपने रेडियली आउटवर्ड मूव करना चाह रहा है, ऐसे मूव करना चाह रहा है टेबल के परस्पेक्टिव से। टेबल पे वो पहले यहां था, अब यहां जाना चाह रहा है, तो उसको फ्रिक्शन फिर यूं लगती है, और फ्रिक्शन उसे सेंटर की तरफ लॉक करती है। और जाहिर है कि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटेड है, फ्रिक्शन जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू वेट होती है, और फ्रिक्शनल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स वेट। जिस तरह आपको पता है ना कि आप ये जानते हैं कि फर्ज करें कि आपको पता है कि ये कोई बकरी बैठी हुई है, बकरी उसका मुंह है, आप कोई बंदा बकरी को दुम से इस तरफ को घसीटे तो वो उसको आराम से घसीट लेगा, लेकिन अगर फर्ज करें एक बहुत बड़ी भैंस यहाँ बैठी हुई हो, आप उसको यूं घसीटने की कोशिश करें तो घसीट नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है, और फ्रिक्शन फोर्स इज सम कांस्टेंट टाइम्स द वेट होता है, वेयर दिस कांस्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं, उससे भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो के है, या जिसे आप बेशक के डब्ल्यू कह लें या म्यू डब्ल्यू कह लें, ये सरफेस टू सरफेस डिपेंड करता है। अगर ये टेबल बहुत स्मूथ होता और कॉइन भी बड़ा पॉलिश्ड होता तो फिर के की वैल्यू बड़ी थोड़ी होनी थी, और के की वैल्यू थोड़ी होने से फ्रिक्शनल फोर्स बेटा कम होनी थी। लेकिन अब क्या है, अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अगर जो कॉइन है उसका फेस भी बड़ा खुरदरा है, और अगर टेबल भी बड़ा वो है उसमें बड़ी फर्ज करें इस तरह करके रफनेस है उसकी सरफेस पे, और कॉइन में भी बड़ी रफनेस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होगा, के बहुत हाई होगा, और जो फोर्स जनरेट होगा वो काफी बड़ा होगा। अब आप लोग ये चीज देखो कि इस तरह से जो अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अवेलेबल वेट से बड़ा तो नहीं हो सकता ना जी, फ्रिक्शन फोर्स वेट से बड़ी तो नहीं हो सकती ना, मतलब के की वैल्यू 1 से ऊपर तो नहीं जाएगी ना। आप कह सकते हैं जी, बिल्कुल
कह सकते हैं। लेकिन ये इस पे ये थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। देयर आर केसेस जब के बड़ा हो सकता है, जब लॉकिंग बहुत ही ज्यादा हो जाए। बास का होता है दो सर्फेसिस एक दूसरे के साथ बड़ी ज्यादा लॉक्ड हो जाती हैं, तो वो लॉकिंग इतनी बढ़ जाती है कि उससे फिर क्या कहते हैं के कैन एक्सीड 1। देयर आर केसेस दो बुक्स को मतलब एक के ऊपर एक पेज बाय पेज ओवरलैप करे, उस तरीके की बात। बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह। अच्छा अब ये देखें, अब ये टेबल का सेंटर था, यहां पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये इसका वेट mg था, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये था, फ्रिक्शनल फोर्स यूं लग रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स जो थी वो kw के बराबर थी, और ये एक लिमिटेड, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं ये घूम सकता। जब ये टेबल घूमना शुरू होता है तो देखें मेरी बात सुने, आस्था घूमने के लिए आपको सेंटर की तरफ कम फोर्स चाहिए होता है, तेज तेज घूमने के लिए आपको सेंटर की तरफ ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। आपने अक्सर वो किया होगा, रस्सी के साथ पत्थर बांध के घुमाया होगा, अक्सर आपने खेला होगा, आपने देखा है कि पत्थर को स्लो स्पीड पे घुमाने के लिए कम फोर्स चाहिए होता है, लेकिन जब आप उसको तेज घुमाते हैं तो आप इधर ज्यादा फोर्स लगाते हैं। भला क्यों? क्योंकि वो फोर्स mv²/r है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। इसका मतलब ये है कि जब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ती है तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जाहिर है एक बॉडी स्लोली यूं जा रही है तो उसको इस तरफ को खींचना, आपको कम फोर्स से खींच जाएंगे, लेकिन एक बॉडी बहुत तेजी से यूं जा रही है, उसको आपने यूं लेकर आना है, मोड़ना है, तो आपको ज्यादा बड़ा फोर्स चाहिए। फिर इधर भी अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपको इस तरफ को बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स चाहिए। अगर इधर भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो बॉडी तेज तेज घूम रही होती है उसको तेज तेज घूमने के लिए ज्यादा बड़ा फोर्स चाहिए होता है, या उसके लिए ज्यादा मुश्किल होता है उसको उसमें रखना, ठीक है कि नहीं? अब वो फोर्स जो है वो mv²/r kw से प्रोवाइड हो रहा है। mv²/r किससे प्रोवाइड हो रहा है? kw से। आए अब हम इस चीज को देखते हैं, आपके सामने कैम्ब्रिज का एक क्वेश्चन लाता हूं मैं सामने, उसको देखें जरा, हम उसको स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, उसी में भी यही चीजें हैं जो हमने बात आज पढ़ी है। तो कैम्ब्रिज का क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो आया है, वन ऑफ द गोल्डन क्वेश्चन जो उनका आया है, वो अभी आपके सामने आ रहा है। जून 2008, सन इसका क्या है जनाब? जून 2008 इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये डिफाइन रेडियन, तो वो तो 2 नंबर का है, आप कहेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर या एवर एंगल कास्टेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस, ये इसका जवाब है। यानी कि ये देख लें, अगर आप देखना चाहते हैं, ये रेडियस है, और ये देखें ये आपके पास आर है, और ये आप इस तरह से क्या कहते हैं आर के बराबर, और ये आर हो और ये भी आर हो, तो ये एंगल 1 रेडियन कहलाता है। इसको आप कहते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। ये आप देख रहे हैं, आप जो मैं लिख रहा हूं, मेरा लिखा हुआ आपके सामने आया है कि नहीं? जी, आपके सामने ये चीज आ रही जो मैंने लिखा है, ये वीडियो, अब ये के देखें, ये इस तरह से है, ये रेडियस है, रेडियस के बराबर आप आर्क लेंथ ले लें, ये भी आर है, तो ये वाला एंगल जो है ये 1 रेडियन कहलाता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस जो है ना, वो इट इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन आप जानते हैं 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं जनाब, आगे करें जरा। पार्ट 2 देखें जनाब। A small mass is attached to the string. The string is rotating about a fixed point P at the constant speed as shown in the figure 1.1. Mass rotating at a constant speed. ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई है, देखें, ये देखें, ये पॉइंट P है, ये वो मास है, और ये एक एरो दिखाया गया, तो वो यूं गोल घूम रही, आपको सिर्फ उसका ये वाला पोर्शन दिखाया गया, तो थोड़ी देर बाद आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, और फिर आगे चला जाएगा, और फिर आगे चला जाएगा। वापस लेकर आए जना क्वेश्चन को। जी, आपके सामने क्वेश्चन आया है कि नहीं? जी, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर स्पीड अबाउट पॉइंट P ऑफ द मास
क्या जवाब होगा इसका? कशमाला तुम बताओ बेटा, कशमाला एंगुलर स्पीड की क्या डेफिनेशन है बेटा? कशमाला मोहम्मद बिन तारिक आप बताएं। मोहम्मद बिन तारिक आप बताएं बेटा, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर स्पीड? सर स्पीड एंगल से किसी सर स्पेसिफिक एंगल एंगल रोटेटेड एंगुलर बाय स्पीड टाइम। की क्या डेफिनेशन है? स्पेसिफिक एंगल सर, किसी स्पेसिफिक एंगल पे जो सेंटर से स्पीड। नहीं तो आप इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर स्पीड? सर मैं बताऊं? एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम एट द जी, सेंटर। एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या रेडियस लिखना है या ना लिख, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, एंगल रोटेटेड पर यूनिट सबटेंडेड लिख टाइम, सकते हैं। एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम, एंगल कास्ट एंगल मूव पर यूनिट टाइम बाय द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ओमेगा इसका सिंबल है, इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं बेटा, इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। एंगुलर स्पीड या रोटेशनल स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ये मिक्स करके इस्तेमाल होता है वर्ड, ठीक है कि नहीं है? वापस चले थे क्वेश्चन पे, वापस चलते हैं जनाब। अच्छा जी, आए जी नीचे वापस इसके अगले अगला आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। जबरदस्त, देखें क्या प्यारा क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट is free to move about an vertical axis through its center as shown in the figure 1.2. A small mass m, आप coin ही समझ लें, is placed on the table a distance d from the axis of rotation. यहाँ जो d है ना वो रेडियस के मानों में आ रहा है, ये d डायमीटर नहीं है, ये d क्या है? रेडियस है। भला क्यों? क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस नहीं मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर तक है, तो ये रेडियस है d. As the speed of rotation of the plate is gradually increased from zero until the mass is seen to slide off the plate. आज आपने इसकी वीडियो भी देखी है, कॉइन जो है वो मूव करता हुआ गया है। Until the mass is seen to slide off the plate, the maximum frictional force F between the plate and the mass is given by the expression. नीचे आज इसको नीचे करें। अब ये जहां पर जो 0.72 है ये K है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है कॉइन का टेबल के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू वेट होता है, और F इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और यहाँ म्यू 0.72 है, या K यहाँ 0.72 है, where W is the weight of the mass M, the distance D is 35 centimeter. आगे देखें जनाब, डिटरमिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द प्लेट पर मिनट फॉर द मास m टू रिमेन ऑन द प्लेट, एक्सप्लेन योर वर्किंग। अगर आप नोट करें ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल है। मैं आप सब लोगों को 5 मिनट देता हूं, इसका सोल्यूशन करें और मुझे मेरे फोन पे व्हाट्सएप करें। 5 मिनट बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। आप ट्राई करें इसको, ट्राई करें इसको, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपने मुझे यहाँ आंसर शाउट बोलना नहीं है, इसका आंसर आपने, इसका आंसर जो है मुझे सारों ने अपने आंसर की तस्वीर खींच के व्हाट्सएप करनी है मेरे फोन नंबर पे। और अगर इशारा चाहते हैं तो मैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये सेंट्रीपीटल फोर्स यहां पर के डब्ल्यू, यानी के तो वैल्यू दी हुई उसने, और ये एम ए के भी बराबर है, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर के भी बराबर है, ये एम वी स्क्वायर ओवर ओमेगा के भी बराबर है, ये 4 पाई स्क्वायर आर एम ओवर टी स्क्वायर के भी बराबर है, ये 4 पाई स्क्वायर आर एम एफ स्क्वायर के भी बराबर है, और डब्ल्यू जो है वो एम जी के बराबर है। ये इस नॉलेज से इस सारे सवाल ने हल होना है। जो नॉलेज इस्तेमाल होना है वो यहां पर मैंने लिख दिया।
ठीक है जी, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में अपना सोल्यूशन करें, तस्वीर खींचें और मुझे व्हाट्सएप करें। सर फॉर्मास्टर दिखा दें। अच्छा, मैं इसकी पिक्चर ग्रुप में भेजता हूँ।
इन बेटा हो गया सबसे कि नहीं? सर हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, इसका जो आंसर था, सर कब का भेज दिया आपको? हाँ, आप में से काफियों ने भेज दिया है मुझे। बेटा आप तेज तेज आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे लिए देखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि अब मैं इसका अनाउंसमेंट कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं। इसमें ये बात थी कि इसमें आप लोगों ने काफी हद तक इसको ठीक फिगर आउट कर लिया था। इवन जिन्होंने क्वेश्चन गलत किया है या उन्होंने भी तकरीबन ठीक ही कर लिया था। लेकिन यह है कि सिर्फ आपने देखा है कि रेवोल्यूशंस पर मिनट आंसर आना था। तो रेवोल्यूशंस पर मिनट में बात है। आए देखते हैं इसको जरा, इसको क्वेश्चन को जी। अब ये चीज देखें कि सबसे पहले अहमद अब्दुर्रहमान ने किया ठीक, फिर उसके बाद मतलब काफी लोगों ने ठीक कर लिया था। बहरहाल अब देखते हैं किस तरह से करना। अब आप देखें फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, मैं इसमें से जो फार्मूला लगाना पसंद करूंगा ना वो ये वाला लगाऊंगा। कौन से वाला लगाऊंगा? ये वाला लगाऊंगा। इसमें एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। तो मैं ये फार्मूला लगाता हूं, एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर, और इसकी जगह लिखता हूं, आपको पता है ये पॉइंट कितना था? 0.72 के mg था। क्या था फ्रिक्शनल फोर्स? बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल था उसकी वैल्यू क्या थी? 0.72 W के बराबर था। ये देखें 0.72 W, मैं बल्कि नीट कर देता हूँ यहाँ पर, ज्यादा साफ सुथरा करके देता हूँ। देखें, आपने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू एम ए भी होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर भी होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ओमेगा रेडियंस पर सेकंड में होता है, इसमें एम वी ओमेगा भी होता है, और 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर भी होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओवर टी स्क्वायर भी होता है। मैं इसमें से ये वाली वैल्यू लूंगा, ये वाला फार्मूला लूंगा। मैं कहूंगा जी F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। अब इसकी जगह मैंने डाला 0.72 W, 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर, और 0.72 mg, 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। एम से कैंसिल हो गया, 0.72 g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। अब क्या होगा जी? 0.72 g की जगह 9.81 डालें, 4 पाई की जगह 3.1415 स्क्वायर डालें, आर की जगह 0.35 डालें, यही दिया था ना आर की जगह, और फिर एफ स्क्वायर एफ निकालें तो एफ आ रहा था 0.7 समथिंग रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो चूंकि हमें रेवोल्यूशंस पर मिनट चाहिए था, 0.7 के आगे किसी की वैल्यू पता है क्या थी? 0.7 क्या आ रही थी? ये आप में से कैलकुलेट की है काफी लोगों ने? हाँ 0.7149 सर। 0.7149 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये रेवोल्यूशन पर सेकंड था, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड था। अब हमने क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से सिर्फ, तो ये रेवोल्यूशंस पर मिनट हो जाएगा, ये रेवोल्यूशंस पर मिनट हो जाएगा, और ये आ रहा था 42.894। तो इसको मैंने तो 43 रेवोल्यूशंस पर मिनट राउंड ऑफ किया, लेकिन आप में से एक दो स्टूडेंट्स की आर्गुमेंट ये थी कि कंप्लीट रेवोल्यूशंस तो 42 हुई है ना। अब ये बात फिर डिबेटेबल है कि क्या क्वेश्चन में कंप्लीट रेवोल्यूशंस पूछी गई हैं। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द प्लेट पर मिनट, जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं ना कि इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन का जिक्र है, वो भी दे डू, उनकी बात में वजन है। तो मेरा ख्याल ये है कि कैम्ब्रिज विल नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट। जो ये आर्ग्यू करते हैं कि कंप्लीट रेवोल्यूशंस 42 हुई हैं और मैक्सिमम नंबर, और वो 42 लिखें, लेकिन फिर वो आप ये बात लिखें कि जी कंप्लीट रेवोल्यूशंस तो 42 हुई हैं, 43rd कंप्लीट नहीं हो रही थी, उससे पहले पहले ही कॉइन गिर गया था, तो उनको मार्क्स मिलेंगे। और अगर मैंने राउंड ऑफ करके 43 कर दिया है तो मुझे भी मार्क्स मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि कैम्ब्रिज इस तरह की बातें सख्त फतवे नहीं लगाता कि जी ओहो आपको तो ये कहा गया था, क्योंकि इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशंस की कोई बहुत उन्होंने स्ट्रेस नहीं किया। वरना पर आपको पता है ना, वो आपने देखे होंगे क्वेश्चन, वो बोल्डली लिखते हैं किसी बात को कि जी हमें ये चीज चाहिए।
तो जो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि 42 आंसर रखना चाहिए, 42.89 बेशक आया जवाब, लेकिन चूंकि उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट का है और इसमें कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट है, उनकी बात में भी वजन है, दे डू कैरी अ लॉजिक, और वो लिख सकते हैं कि जी द कंप्लीट रेवोल्यूशंस तो 42 हुई, ठीक है, लेकिन मैं 43 लिखूंगा, ऑलमोस्ट 43 पे। अच्छा जी, आए जरा इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं, आखिरी पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट भी बड़ा मजे का पार्ट है बेटा। इसका आखिरी क्वेश्चन ये है, देखें जरा, प्लेट इज कवर्ड विद, व्हेन स्टेशनरी, प्लेट को रोका गया उस टर्न टेबल को, विद मड, उसके ऊपर कीचड़ लगा दिया गया। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द मड नियर द एज ऑफ द प्लेट और नियर द सेंटर विल फर्स्ट लीव द प्लेट एज द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेट इज स्लोली इंक्रीज्ड। अब आप ये चीज देखें कि इसका जवाब आप लोग खुद लिखें, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद मेरा जवाब आएगा और देखिएगा कि मैं कैसा जवाब लिखता हूं।
अच्छा बेटा मेरी बात सुने, आपके आंसर्स मैंने सारों के पढ़ लिए हैं, काफियों ने जिन्होंने भेजे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट सिर्फ 10 बच्चे ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्लास सिर्फ 10 बच्चों की हो रही है, ठीक है कि नहीं है। आप बाकी लोग जो है वो क्या कहते हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन लकीली अभी आए इस दफा, पहले में 8-9 आंसर आए थे, लेकिन इस दफा 12 आ गए। चलो 12 भी बड़ी बात है। मैं अभी सबके फर्दन फर्दन जवाब नहीं दे सकता। मेरा जो जवाब है, अब जाहिर है मैं टीचर हूं, टीचर भी थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, मतलब मेरा दिल है कि मैं उसको डिटेल से लिखूं, तो ये मेरा जवाब ये था, और ये मैंने काफी डिटेल में लिखा हुआ है। Cohesive forces between the mud particles and adhesive forces between mud particles and the plate provide mud particles the necessary centripetal force. I should add over here the centripetal, provide the particles centripetal force. ये देखें, आप देखें ये प्लेट है, इसके ऊपर मड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ये मड पार्टिकल्स जो प्लेट के साथ इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे एडहेसिव फोर्स ऑफ उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो मड पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक दूसरे को जो है चिपके हुए एक दूसरे के साथ, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन mud particle, cohesive force between mud particles and adhesive force between mud particles and plate provide mud particles the centripetal force. This force has a limited maximum value and mud particles have same angular velocity. सबका omega same है. Assuming that all mud particles have same mass and as F is equal to mr omega square, तो F is directly proportional to R, क्योंकि M और omega तो सबका same है. So that means as the M and omega are constant, particles at the edges need more centripetal force as the speed increases. Available centripetal force becomes less. Become less than the required centripetal force. Become less than the required centripetal force. So mud at the edges fly off first. ठीक है, इसको जो आज आपने शुरू में जो कॉइन वाला देखा था, उससे ही आप इसको रिलेट करेंगे। बेटा आज की क्लास यहां खत्म होती है। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है